नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए 3 महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आया हूं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे एक निवेदन है। अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपको हमारी भरोसेमंद और प्रामाणिक जानकारियों से जुड़े रहने में मदद करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली जानकारी यह है कि शिकायत मिलने पर पीएओ ने एसीपी के सर्विस के दौरान का एरियर कैलकुलेशन शीट जारी किया है। जी हां दोस्तों, अगर पेंशन आने के बाद आपका एसीपी या एमएसीपी एडजस्ट किया गया है तो इस स्थिति में आपको 2 तरह के एरियर मिलते हैं। पहला एरियर आपको पीएओआर से प्राप्त होता है जो आपकी सेवा के दौरान बकाया होता है। दूसरा एरियर आपको पीसीडीए से मिलता है जो आपकी सेवा निवृत्ति के बाद का बकाया होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपका एमएसीपी या एसीपी 2008 में लागू होना था, लेकिन वह उस समय नहीं दिया गया। 2012 में आप रिटायर हो गए और अब अगर आप दावा करके अपना एमएसीपी या एसीपी ले रहे हैं तो आपको दोनों एरियर दिए जाएंगे। 2008 से 2012 के बीच का एरियर आपको पीएओआर द्वारा दिया जाएगा। यह एरियर आपकी सेवा के दौरान का बकाया होगा और केवल पीएओआर से ही मिलेगा। लेकिन जब आप 2012 में रिटायर हो गए, उसके बाद पेंशन में एमएसीपी या एसीपी की वजह से जो बढ़ोतरी हुई है, उसका पूरा एरियर आपको पीसीडीए से प्राप्त होगा। ऐसे कई मामलों में देखा गया है कि पेंशनर्स को पीसीडीए वाला एरियर तो मिल गया, लेकिन पीएओआर वाला एरियर या तो उनकी जानकारी में नहीं था या उन्हें वह प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए जो पेंशनर्स अब इस बारे में जागरूक हो रहे हैं, जागरूक पेंशनर्स इस दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं और उन्हें ऐसे एरियर मिल भी रहे हैं। हाल ही में एक पीएओआर ने एमएसीपी के सर्विस के दौरान के एरियर का कैलकुलेशन शीट जारी किया है। चलिए इस कैलकुलेशन शीट और रिकॉर्ड ऑफिस के लेटर को देखकर समझते हैं। दोस्तों, यह जो लेटर आप देख रहे हैं उसे रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को संबोधित किया है। यह 13 जनवरी 2025 का लेटर है जिसमें एमएसीपी ग्रांट किए जाने के बाद पीओआर से प्राप्त सर्विस के दौरान के एरियर का पूरा कैलकुलेशन शीट शामिल है। इस कैलकुलेशन शीट को रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को भेजा है। जी हां, आगे देखिए। सबसे पहले इस लेटर में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि आपका कैलकुलेशन शीट पीओआर के लेटर में संलग्न है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि पीओआर द्वारा भेजी गई कैलकुलेशन शीट में क्या जानकारी दी गई है। देखिए, पीओआर ने सबसे पहले यह स्पष्ट किया है कि पेंशनर को डबल एरियर लागू है। इसका मतलब है कि सर्विस के दौरान का एरियर भी लागू है और रिटायरमेंट के बाद का एरियर भी लागू है। यहां जो एरियर की चर्चा हो रही है वह विशेष रूप से सर्विस के दौरान के एरियर से संबंधित है। इस संदर्भ में पीओआर ने रिकॉर्ड ऑफिस को स्पष्ट रूप से क्या जानकारी दी है उसे समझना आवश्यक है। देखिए, इस लेटर में आपके कार्यालय के माध्यम से यह जानकारी दी गई है कि रिटायर्ड नायक रमेश लाल जाटव, आर्मी नंबर फलाना फलाना के एमएसीपी हवलदार के एरियर के दावे का निपटारा किया जा चुका है। उक्त दावे का भुगतान दिनांक 10 सितंबर 2024 को कर दिया गया था और इससे संबंधित बैंक भुगतान की यूटीआरसी की जानकारी भी इस कार्यालय द्वारा पहले ही 9 सितंबर 2024 को सम संख्या के साथ आपको भेजी जा चुकी है। अब आगे बात करें तो रिटायर्ड सैन्य कर्मी के एमएसीपी हवलदार के एरियर का भुगतान 1 जनवरी 2006 से 30 अप्रैल 2009 तक के लिए किया गया है। ध्यान दें कि 1 जनवरी 2006 से ही उनके लिए एमएसीपी लागू था। यह अवधि महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दौरान का एरियर भुगतान किया गया है और 30 अप्रैल 2009 को नायक रमेश लाल जाटव रिटायर हुए थे। अब 1 मई 2009 से जो एरियर उन्हें मिलेगा वह पीसीडीए के माध्यम से प्रदान किया जाएगा, लेकिन चूंकि यह एरियर उनकी सेवा अवधि के दौरान का है, इसलिए इसका भुगतान पीएओआर द्वारा किया गया है। नीचे आपको ड्यूड्रोन का स्टेटमेंट दिया गया है जो दर्शाता है कि यह भुगतान कैसे और किस आधार पर किया गया है। अब मैं आपको आगे दिखाता हूं। देखिए, यह रमेश लाल जाटव जी का केस है।
यहां उनके नाम के साथ पूरी जानकारी और स्टेटमेंट को PAOR द्वारा तैयार करके भेजा गया है। यह स्टेटमेंट उनके सर्विस के दौरान के एरियर का विस्तृत विवरण प्रदान करता है और इसे स्पष्ट रूप से PAOR ने रिकॉर्ड ऑफिस को भेजा है। इस स्टेटमेंट में उनकी सेवा से संबंधित वित्तीय आंकड़े और भुगतान की सभी जानकारी दी गई है। यह स्टेटमेंट PAOR द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें हर महीने के एरियर को विस्तार से दर्शाया गया है। देखिए, यहां 1 जनवरी 2006 से 30 जून 2006 तक का एरियर 4,140 रुपये है और इसी प्रकार हर 6 महीने का कैलकुलेशन किया गया है। ये प्रक्रिया जारी रहती है और अंत में 1 जनवरी 2006 से 30 अप्रैल 2009 तक का कुल एरियर 31,554 रुपये होता है। इस राशि का भुगतान पेंशनर को कर दिया गया है। हालांकि अभी भी कई पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्हें उनकी सेवा अवधि का एरियर PAOR द्वारा नहीं मिला है। ऐसे पेंशनर्स जिनको पेंशन मिलने के बाद MACP या ACP ग्रांट हुआ है, वे अपना केस टेक अप कर सकते हैं। उन्हें यह सेवा अवधि का एरियर भी मिलना चाहिए। अगर आपको भी ACP या MACP आपकी रिटायरमेंट के बाद ग्रांट हुआ है और सेवा अवधि का एरियर अभी तक नहीं मिला है, तो आप इस एरियर के लिए जरूर क्लेम करें। यह आपका हक है और इसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। आइए हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अगली जानकारी की। कैसे कुछ पेंशनर्स के PPO के बाद भी PCDA पेंशन में वृद्धि नहीं कर रहा है और यदि पेंशनर जागरूक नहीं होते तो वे गलत पेंशन प्राप्त करते रहते हैं। रिकॉर्ड ऑफिस ने एक लेटर जारी किया है। जी हां दोस्तों, कई बार पेंशनर्स का रिवीजन करके PPO जारी किया जाता है, लेकिन कभी कभी PPO में कुछ गलतियां रह जाती हैं। छोटी मोटी गलतियां तो ठीक हैं, लेकिन कुछ ऐसी बड़ी गलतियां होती हैं जो पेंशन की राशि पर भी प्रभाव डाल सकती है। ऐसा ही एक केस था जिसमें बाद में पेंशनर जागरूक हुए, उन्होंने ग्रीवेंस दर्ज कराया, जिसके बाद रिकॉर्ड ऑफिस को PCDA को एक लेटर भेजना पड़ा जिसमें यह बताया गया कि आपने PPO तो जारी किया और MACP भी ग्रांट किया, लेकिन पेंशनर को सही पेंशन और सही पे लेवल के हिसाब से भुगतान नहीं किया गया। तो चलिए अब हम वह लेटर देखते हैं। यह रिकॉर्ड ऑफिस का 10 जनवरी 2025 का लेटर है जो PCDA को संबोधित किया गया है। लेकिन इस लेटर को देखने से पहले मैं आपको एक PPO दिखाना चाहूंगा। नीचे देखिए, यह PPO है जो एक सिपाही रैंक के पेंशनर का है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये जगदीश हर्षवाल जी का PPO है जो जून 2007 में रिटायर हुए थे। वह 1990 में भर्ती हुए थे और 2007 में रिटायर हो गए थे। इन्हें MACP हवलदार लागू था, लेकिन यह लाभ उन्हें नहीं मिला। जब सैनिक और पूर्व सैनिक इस विषय में जागरूक हुए तो उन्होंने ग्रीवेंस दर्ज कराया। अब देखिए, उनका पे लेवल 4 किया गया है, जबकि उन्हें 17 साल की सेवा के अनुसार 16 साल कंप्लीट होने की वजह से हवलदार का ACP लागू होना चाहिए था। अब देखिए, इनको पे लेवल 4 के हिसाब से पेंशन दी गई है, लेकिन इसे सही तरीके से देखना महत्वपूर्ण है। इनका पेंशन 2107 नायक ग्रेड के हिसाब से निर्धारित किया गया है, जबकि इनको हवलदार ग्रेड के हिसाब से पेंशन मिलना चाहिए था। यह PPO बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि MACP को एडजस्ट करके इसे निकाला गया है। यहां आप देख सकते हैं कि जो सुधारित विवरण है उसमें पेंशनर का MACP ग्रांट होने के बाद नायक ग्रेड से हवलदार ग्रेड में बदलाव किया गया है। इनका ग्रेड पे भी 2800 कर दिया गया है, यानी हवलदार का ACP MACP लागू करके यह PPO निकाला गया है और यह PPO अभी का दिसंबर 2024 का है। लेकिन अगर आप पेंशन के अमाउंट को देखेंगे तो यह 21,007 है। इसका मतलब यह है कि PPO तो निकाला गया और MACP भी दिया गया, लेकिन पेंशन अभी भी केवल पे लेवल 4 के हिसाब से दी गई है, यानी L4, जबकि उन्हें L5 के हिसाब से हवलदार के पे ग्रेड के अनुसार पेंशन मिलनी चाहिए थी। अब इसी संदर्भ में जो लेटर है वह इस मुद्दे को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। यह रिकॉर्ड ऑफिस ने PCDA को भेजा है और यह सिग्नल मैन जगदीश हर्षवाल जी का केस है। रिकॉर्ड ऑफिस ने स्पष्ट रूप से बताया है कि कैसे उन्होंने LO4 पे लेवल रखा, जबकि LO5 होना चाहिए था PPO में।
इसके अलावा उनका बेसिक पेंशन, जो वर्तमान में 2107 है, को गलत तरीके से निर्धारित किया गया है, जबकि उनके लिए हवलदार के मैकअपी के हिसाब से 21,476 होना चाहिए था। इसके साथ ही समय समय पर बेसिक पेंशन में जो भी अंतर आया है वह पूरा डिटेल्स में यहां पर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको अपने पे लेवल का सही जानकारी हो। आपके पीपीओ में आपका पे लेवल जरूर चेक करें। दोस्तों, सिपाही का पे लेवल 3 होता है, नायक का पे लेवल 4 होता है, हवलदार का पे लेवल 5 होता है, नायब सुधार और ऑन रेडी नायब सुधार का पे लेवल 6 होता है, और जो सूबेदार होते हैं उनका पे लेवल 7 होता है। वहीं सूबेदार मेजर का पे लेवल 8 होता है। इस प्रकार हर रैंक के अनुसार पे लेवल निर्धारित होता है। आपका जो पे लेवल पीपीओ में लिखा हुआ है उसी पे लेवल के हिसाब से आपको पेंशन मिल रहा है। मान लीजिए अगर आप हवलदार रैंक के पेंशनर हैं और आपके पीपीओ में पे लेवल 3 या 4 लिखा हुआ है तो आपको उसी के अनुसार पेंशन मिल रहा है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे आपको पीपीओ में जरूर चेक करना चाहिए। अगर आपने अभी तक इसे चेक नहीं किया है तो कृपया यह जरूर चेक करें, क्योंकि यह बहुत जरूरी है कि सही पे लेवल के हिसाब से आपको पेंशन मिले। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और चर्चा करते हैं अगली जानकारी की। दिसंबर 2024 के महंगाई आंकड़े आ चुके हैं, जिसमें खाद्य महंगाई और थोक महंगाई दोनों में वृद्धि देखने को मिली है। थोक महंगाई अब चरम पर पहुंच चुकी है, जबकि खुदरा महंगाई में कमी आई है। डीए डियरनेस अलाउंस और डीआर डियरनेस रिलीफ 55%, 56% या 57% हो सकते हैं। जी हां, दिसंबर महीने के खाद्य महंगाई के आंकड़ों में देखा गया है कि थोक महंगाई में काफी वृद्धि हुई है, जबकि खुदरा महंगाई में गिरावट आई है। तो चलिए सबसे पहले रिपोर्ट पर नजर डालते हैं और फिर हम समझते हैं कि इसका क्या असर होगा। डीए और डीआर के प्रतिशत जो 55%, 56% या 57% में से होगा, यह जनवरी 2025 से पहले के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। रिपोर्ट के अनुसार खुदरा महंगाई में राहत मिली है और यह 4 महीने के निचले स्तर पर 5.22% तक घट गई है। यह खबर न्यूज 18 से आई है, जो यह दर्शाती है कि आम जनता को खुदरा महंगाई में राहत मिल रही है। हालांकि थोक महंगाई में वृद्धि देखी गई है। यह स्पष्ट है कि जबकि खुदरा महंगाई में कमी आई है, वहीं थोक महंगाई में बढ़ोतरी हो रही है, जो डीए और डीआर की दर पर प्रभाव डाल सकती है। आप देख सकते हैं, यह न्यूज 18 की खबर है, जिसमें खुदरा महंगाई पर ध्यान केंद्रित किया गया है। खबर के अनुसार खाद्य पदार्थों की महंगाई पिछले 4 महीनों के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। हालांकि अगर हम थोक महंगाई की बात करें तो दिसंबर महीने के आंकड़ों में इसमें काफी उछाल देखने को मिला है। यहां पर थोक महंगाई दर में वृद्धि को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। यह खबर आज की ही है और न्यूज 18 द्वारा प्रकाशित की गई है, जो खाद्य महंगाई और थोक महंगाई दोनों पर अपडेट देती है। महंगाई का असर अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है और नया डाटा आम आदमी की चिंता को बढ़ा सकता है। दिसंबर 2024 में थोक महंगाई दर 2.37% तक पहुंच गई है, जो नवंबर में 1.89% थी। बढ़ती महंगाई से आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ सकता है, क्योंकि खुदरा विक्रेता लगातार अपनी लागत का भार ग्राहकों पर डाल सकते हैं। जी हां, अगर थोक महंगाई में वृद्धि होती है तो इसका असर खुदरा महंगाई पर भी नजर आएगा। हालांकि दिसंबर महीने में खुदरा महंगाई में थोड़ी कमी आई है, फिर भी बढ़ती थोक महंगाई से महंगाई की पूरी स्थिति पर असर पड़ सकता है। देखिए, थोक महंगाई में जिस तरह की बढ़ोतरी हुई है वह काफी महत्वपूर्ण है और यह बढ़ोतरी दर भी अधिक है। इस स्थिति में अब जो हमारा डीए और डीआर के आंकड़े होंगे वे दिसंबर महीने के AICPI ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आंकड़ों पर आधारित होंगे। लेकिन जिस तरह से थोक महंगाई दरों में वृद्धि हुई है, उसे देखते हुए AICPI के आंकड़े नीचे जाने के कम ही चांस हैं। खाद्य महंगाई और थोक महंगाई दोनों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और ये आंकड़े निश्चित तौर पर डीए और डीआर की दर पर असर डाल सकते हैं। ये जो खाद्य महंगाई के आंकड़े हैं वे AICPI के आंकड़ों का केवल एक हिस्सा है। AICPI में खाद्य महंगाई के अलावा
कई अन्य श्रेणियों की महंगाई भी शामिल की जाती है, जैसे कि तंबाकू, नशीले पदार्थ, कपड़े, गारमेंट्स और अन्य आवश्यक वस्त्र आदि। इन सभी श्रेणियों की महंगाई को ध्यान में रखते हुए AICPI के आंकड़े तैयार होते हैं। हालांकि खाद्य महंगाई के आंकड़े महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उनका प्रतिशत और महत्व अन्य श्रेणियों की महंगाई के मुकाबले एक हिस्सा होते हैं, क्योंकि AICPI में समग्र महंगाई की स्थिति को दर्शाया जाता है। जो AICPI के आंकड़े हैं, उनके आधार पर नवंबर तक के आंकड़ों के हिसाब से दिसंबर के आंकड़ों में बहुत अधिक बदलाव की संभावना कम है। इस वजह से DA और DR के प्रतिशत 55%, 56% या 57% के बीच ही रह सकते हैं, जैसा कि वर्तमान आंकड़ों से संकेत मिलता है। अगर कोई नया अपडेट आता है तो वह भविष्य में किसी अन्य वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो के जरिए आपने जो जानकारी साझा की वह पेंशनर्स और आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। आगे भी ऐसे ही विषयों पर जानकारी देने के लिए हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।